हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मुख्य विशेषता। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मुख्य विशेषता के अंतर्गत जो हमारा आया है पहला पॉइंट, वो है संविधान। ठीक है, संविधान क्या होती है, कहते हैं ये क्यों जरूरी है, और ये जो किन किन क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीए में हो, चाहे वो +1 कर रहे हैं, चाहे +2 कर रहे हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के हों। कहते हैं अगर उनमें जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना मुख्य विशेषता है तो ये चैप्टर काफ़ी उनके लिए जरूरी रहेगा। तो यह सबसे पहली बात तो यही आती है कि संविधान। देखिए, संविधान क्या है? संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं आधुनिक राज्यों को कल्याणकारी राज्य के रूप में देखा जाता है, यानी आधुनिक राज्य जहाँ पर हम लोग बिलोंग कर रहे हैं उसको एक कल्याणकारी राज्य के रूप में देखा जाता है। अंततः सुझाव दिया जाता है कि ऐसे राज्य की सरकार का एक निश्चित रूप जिसमें उसे पद, सत्ता एवं कार्य सौंपे गए हों। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा रूप कहीं हम कल्पना करते हैं जिसमें सत्ता तथा कार्य सौंपे जाते हों, इसे प्रलेख में कानूनों को एवं विधियों का उल्लेख हो, सरकार के प्रकार का वर्णन हो और सरकार की नागरिकों के संबंधों का विवरण भी मिलता हो, उसे ही संविधान कहा जाता है। यानी सरकार और जो नागरिक के जो जिसमें संबंधों का जहाँ पर विवरण मिलता है उसी को संविधान कहते हैं। देखिए, संविधान एक ऐसा चीज़ है, ऐसी वस्तु है जिससे क्या होता है, हर एक लोग जो है जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो सरकार हो चाहे नागरिक हो। उनको संविधान के में लिखी हुई बातों को ये लेके ही आगे अपना जीवन चलाने की ज़रूरत है। कोई संविधान के अगर खिलाफ जाता है तो उसको जो है सदैव ही दंड के भागीदारी भी होता है। तो इस प्रकार एक संविधान का सरोकार दो बातों से होती है। एक तो सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच परस्पर संबंध से, यानी आप ध्यान दो, यहाँ बहुत जरूरी बात है कि एक तो सरकार के विभिन्न स्तरों के परस्पर संबंध से और दूसरा सरकार और नागरिक के बीच संबंध से। तो इसी को ही संविधान कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो सरकार के विभिन्न स्तरों यानी जो भी लेवल होते हैं गवर्नमेंट की, उसके संबंधों के ऊपर बताया गया है, और दूसरा जो है सरकार तथा नागरिक के बीच क्या संबंध है, उसी को ही संविधान कहते हैं। संविधान को राज्य का देखा जाए तो आधारभूत मौलिक कानून माना जा सकता है, और यह राज्य के उद्देश्य को निर्धारित भी करता है कि राज्य के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उन्हें इसके प्राप्त कैसे करना है। संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों को जो है संस्थागत जो है संरचना भी प्रदान करता है, यानी जो सतर होते हैं सरकार के, जैसे आपको पता है लोक कार्यपालिका, विधान पालिका और जो है न्यायपालिका, तो इन सभी को जो है संरचनाओं को प्रदान करता है। इसमें नागरिकों का अधिकार एवं कर्तव्य का भी वर्णन मिलता है कि कोई भी नागरिक का क्या अधिकार उनको दिया गया है और क्या उनका कर्तव्य बनता है। तो इन सभी बातों को जो है संविधान में ही लिखी गई है। अंततः देश का शासन चलाने का आधार भी माना जा सकता है। संविधान देखिए संविधान सभा क्यों जरूरी थी। कहते हैं भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था, और इस सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य जो है तत्कालीन प्राप्त विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। इसके अतिरिक्त ऐसे सदस्य भी थे जो रियायतों के शासकों का मनोनीत किए गए थे। भारत की आज़ादी के बाद ही संविधान सभा एक जो है पुण्य प्रभुसत्ता संपन्न संस्था बन गई थी, और कहते हैं 1947 में देश के विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 और कहते हैं 299 सदस्य बनाए भी गए थे। यानी 1947 में 31 दिसंबर को 299 सदस्यों को जो है नियुक्ति की गई थी। इसमें से 229 सदस्यों का चुनाव जो था प्रांतीय विधानसभाओं से किया था शेष देशी रियायतों के शासकों ने मनोनीत किए थे। कहते संविधान सभा के अधिकांश सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, और स्वतंत्रता आंदोलन सभी जो है प्रमुख नेताओं के सदस्य सभा के सदस्य के रूप में देखा जा सकता है। यानी देखा जाए तो 31 दिसंबर 1947 को जो है 299 सदस्य थे, लेकिन यही जो है 229 सदस्य का चुनाव प्रांतीय क्षेत्र से किया गया था। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर हम देखें देशी रियासतें का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर इंग्लिश में वर्ड देखोगे तो प्रिंसेस स्टेट के रूप में होगा। तो कहते हैं देशी रियासतें क्या होती है। कहते हैं ब्रिटिश शासन के समय भारत के कुछ भाग जो सीधे ब्रिटिश के नियंत्रण में नहीं थे, यानी ब्रिटिश के नियंत्रण में ये भाग नहीं थे। ऐसे लगभग जो थे 560 क्षेत्र थे, यानी 560 क्षेत्र जो थे
जो कि ब्रिटिश के अंदर कार्य नहीं कर रहे थे। भारतीय रियासतें देसी शासकों के अधीन थे, यानी वहाँ पर देसी जो रियायतें थे, प्रिंसेस थे, उनके अंतर्गत था। इसमें कश्मीर भी था, हैदराबाद भी था, पटियाला भी था, जो है ट्रावनकोर भी था, मैसूर भी थी, बड़ोदरा भी था, आदि बड़ी ऐसी रियासत थी जो कि अंग्रेजों के अंडर कार्य नहीं कर रहा था, ना कि अंग्रेजों के अंदर था। तो इसे हम क्या नाम दिए थे? देसी रियासत। अगर हम बात करें अगले पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली। देखिए, संविधान सभा की क्या कार्य प्रणाली थी। संविधान सभा की अगर अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के मुख्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। और कहते हैं सभा अनेक समितियों और उपसमितियों की मदद से कार्य करती थी। ये समितियां दो प्रकार की थी, एक तो कार्यविधि संबंधी थी, एक महत्वपूर्ण मुद्दे संबंधी थी। इसके अतिरिक्त एक परामर्श समिति भी रखी गई थी। इसमें सबसे जो है महत्वपूर्ण समिति बहुरूपी समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसके मेन अध्यक्ष थे। और इस समिति के कार्य संविधान के जो है लेखबंधन करना था, यानी इसको लिखित रूप देना था। संविधान सभा की जो है बैठक 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंतराल में, यानी देखा जाए तो 166 दिन में पूरा किया गया। कहते हैं यहाँ पर जो आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा है वो पहला जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सभापति संविधान सभा के थे, यानी पहले भारत के राष्ट्रपति भी हुए और इन्होंने बहुत काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा जो है पिक्चर आप देख सकते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, यानी जो है इसके जो मुख्य अध्यक्ष के रूप में थे, संविधान सभा के मुख्य अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। यदि हम बात यहाँ पर करें संविधान के उद्देश्य का, तो इसमें साफ क्लियर हो जाता है कि संविधान सभा जो है लगभग कहते हैं 200 वर्षों की उपनिवेशिक शासन, यानी अंग्रेजों के शासन से जन आधारित स्वतंत्रता संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन के देश के विभाजन कर दिया था। और जो व्यापी सांप्रदायिक हिंसा ने पृष्ठभूमि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण कर रही थी। इसलिए संविधान निर्माता जन आकांक्षाओं की पूर्ति, देश की एकता एवं अखंडता तथा लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के प्रति सचेत थे। उनको पता था कि हमें ऐसे संविधान बनाने की आवश्यकता है जो जग कल्याण के लिए हो। सभा के अंदर भी विभिन्न विचारधाराओं वाले जो थे सदस्य थे, यानी सबके अपने अपने विचारधारा थे जो कि संविधान के अंदर थे। कुछ सदस्यों का जो झुकाव था वो समाजवादी सिद्धांतों के प्रति था, जबकि अन्य जो थे गांधीवादी दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे। परंतु अधिकांश सदस्यों का दृष्टिकोण उदार था। आम सहमति बनने का प्रयास होते रहते थे ताकि संविधान बनाने की प्रगति में बाधा न आए। उनका मुख्य लक्ष्य था कि भारत को एक ऐसा संविधान देना है जो देश के लोगों के आदर्शों एवं विचारों को पूरा कर सके। विभिन्न मुद्दों एवं सिद्धांतों के प्रति जो थे आम सहमति बनने तथा असहमति से बचने से भरपूर प्रयास संविधान सभा में किए गए थे। यह आम सहमति जो था दिसंबर 3, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और कहते जनवरी जो है 22 जो है 1947 को लगभग सर्वसम्मति से अपनाई भी गई थी। इन उद्देश्यों के आधार पर सभा ने जो है 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भी किया गया था। कांग्रेस के जो थे लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1930 को लिए गए निर्वाचन के आधार पर 26 जनवरी 1930 को मनाए गए प्रथम जो है स्वाधीनता दिवस के ठीक 20 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। यानी देखा जाए तो कहते हैं इसको बन तो पहले ही गया था हमारा संविधान, लेकिन इसको जो है 26 जनवरी 1930 को जो हमारा पहला जो हमने संविधान बनाया था, हमने स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, उसको याद में रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत के गणराज्य बना दिया गया। और कहते हैं 26 जनवरी 1950 की तिथि को ही संविधान को लागू होने की तिथि के रूप में निश्चित किया गया, क्योंकि हमने पहला स्वाधीनता दिवस प्रथम जो मनाए थे वो 26 जनवरी 1930 को ही मनाए थे। इसलिए सबका विचार था कि 26 जनवरी को ही जो है संविधान लागू किया जाए। कहते अगर देखा जाए तो प्रस्तावना में, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ ही हुई थी। तो कहते हैं कि प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना किसी पुस्तक की भूमिका के समान ही होता है। कहते हैं भूमिका के रूप में प्रस्तावना संविधान के उपबंधों का भाग नहीं है, परंतु यह संविधान निर्माताओं के उद्देश्य व लक्ष्य की व्याख्या भी करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी इसी रूप में है और इस प्रकार वो प्रस्तावना संविधान को मार्गदर्शक देता है। जो प्रस्तावना भारत में पेश किया गया उसका कुछ नमूना जो हमारे समक्ष यहाँ दिया गया है।
कहते हैं भारत संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार थी कि भारत के संविधान का प्रस्तावना, हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण सब प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसको समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास और आस्था एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के तथा सब में जो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाले बनता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंकित अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये जो था भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी है एक प्रशासनिक संरचना के बारे में, दूसरा स्वतंत्र भारत द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आदर्शों के विषय में। यही कारण है कि संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना कुंजी माना जा सकता है। प्रस्तावना वर्णित लक्ष्य इस प्रकार है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में है। ठीक है, सभी भारतीय नागरिकों के लिए प्रावधान है, यानी न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक होनी चाहिए, स्वतंत्रता विचार और व्यक्त विश्वास आस्था एवं उपासना की सामान्य जो प्रतिष्ठा तथा अवसर दी जानी चाहिए, बंधुता व्यक्तियों की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता का अखंडता के रूप में होनी चाहिए। तो इसके कुछ बातें जो है हम देखेंगे आगे। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, आखिर इन सब शब्दों का क्या अर्थ निकलता है, तो इनका अर्थ जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है संप्रभुता। आखिर संप्रभुता किसी स्वतंत्र राज्य का एक अत्यंत अनिवार्य तत्व होता है। इसका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता से होती है, बिना किसी आंतरिक एवं बाहरी दबाव और प्रभाव अथवा हस्तक्षेप के राज्य के निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता को ही संप्रभुता दर्शाता है। भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्रता पूर्वक बना सकती थी। एक देश संप्रभुता बिना अपनी संविधान नहीं बना सकता। देखिए, जब तक कोई देश पूरी तरह से संप्रभुता न हो तब तक अपनी संविधान नहीं बना सकता। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो अमेरिका जब आज़ाद हो गया था तब जाके अपना संविधान का निर्माण किया था और उसी संविधान के लेके आज तक लोग चल रहे हैं। तो कहते हैं जब तक कोई देश आज़ाद नहीं होता किसी देश से तब तक जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकता। जब भारत संप्रभुता संपन्न हुई तब जाके इसने अपना संविधान का निर्माण किया और नीतियों का जो है बनाया। उसके पश्चात हमारे समक्ष है समाजवादी। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द आरंभ में नहीं था और देखें तो 1976 में जो 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं पथ निरपेक्ष शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। कहते समाजवाद शब्द का प्रयोग आर्थिक नियोजन के संदर्भ में हुआ। इसका अभिप्राय यह है कि असमानताओं का निराकरण करने, सब लोगों की न्यूनतम जो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन देने जैसे आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता सिद्ध हुई। ये सभी लक्ष्य नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत दिए गए थे, जिन्हें आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगला अध्याय जो होगा हमारा नीति निर्देश सिद्धांतों के ऊपर होगा, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। ये संविधान में कैसे सम्मिलित तथा कैसे लागू हुए उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा है पंथ निरपेक्षता। कहते हैं पंथ निरपेक्षता क्या होती है, तो ये तो आप सेकुलरिज्म समझते ही होंगे क्या होता है। भारत में पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में कहा गया है कि भारत न तो धार्मिक है न अधार्मिक है और न ही धर्म के खिलाफ है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि भारत में राज्य कोई धर्म नहीं होगा तथा राज्य सार्वजनिक धन द्वारा किसी धर्म को प्रोत्साहित भी नहीं करेगा। इसके दो पहलू होंगे। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास करने व पालन करने के स्वतंत्र होगा और दूसरी बात ये होगा कि राज्य किसी भी व्यक्ति या समुदाय में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। यानी पथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है कि कोई भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, ना तो वह धर्म को मान्यता देती है, ना धर्म के खिलाफ होती है, ठीक है, ना ही अधार्मिक भी माना जा सकता है। कहते हैं कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, इसमें राज्य का कोई भी अपना जो है व्यक्तिगत विचारधारा नहीं हो सकता। उसके पश्चात हमारे समक्ष है लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब यही होता है कि जहाँ जनता की राज हो। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते समय आपने देखा हो कि संविधान भारत के जनहित में निहित है। प्रस्तावना के अंतिम पंक्ति में लिखा गया था कि संविधान को अंकित अधिनियमित
और आत्मसमर्पित करते हैं। वास्तव में प्रस्तावना की इस पांति से ही देश के जो है प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का विकास हुआ है। लोकतंत्र का अर्थ आमतौर पर देश की जनता के द्वारा व जनता के लिए सरकार की गठन माना जाता है। तो इसका अर्थ है कि सरकार जनता द्वारा निर्वाचित तथा जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती है। सार्वभौमिक व्यास मताधिकार, चुनाव, मौलिक अधिकार, जवाबदेह सरकार जैसे प्रावधानों के मध्य से लोकतांत्रिक सिद्धांत व्यवहारिक होते हैं। अब अगले अध्याय में इसके बारे में जो है विस्तार से जानेंगे भी और समझेंगे भी। प्रस्तावना में भारत के गणराज्य कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, और ब्रिटेन के जो है राज्य प्रमुख के सामान्य अनुवांशिक आधार पर नहीं। देखिए, भारत में देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होता है इसका मुख्य रूप में अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुना जाता है। अगर अमेरिका में आप देखोगे तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और वही आप ब्रिटेन में भी देखोगे तो ब्रिटेन में जो होता है राज्य प्रमुख के सामान्य अनुवांशिकता के आधार पर नहीं वहाँ चुनी जाती है। यानी राजा जो होता है वहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। इन तीन देशों की तुलना ने ये बात तो साफ साबित कर दिया कि भारत जो है लोकतंत्र गणराज्य है। अगर आपने भी समझा भी होगा तो आपको पता लग गया होगा कि ब्रिटिश में जो है वहाँ पर जो है वंशानुक्रम चलता है, यानी वंश के बाद दूसरा वंश राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किया जाता है। लेकिन अमेरिका में अगर आप जाओगे तो अमेरिका में वहाँ पर जो है कहते हैं अमेरिका में जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और भारत में राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये सारी बातें साफ शब्दों में ये बताती है कि कौन देश गणराज्य है और किस देश में जनता की राज चलती है। क्योंकि राष्ट्रपति और यहाँ पर भारत में प्रधानमंत्री कहते हैं बहुत ही अलग अलग यहाँ विचारधाराओं से निर्मित होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति सारे कार्यविधि चलाता है, लेकिन भारत में देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का ही होता है, सारी शक्ति प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही होता है, और प्रधानमंत्री ही सारे देश में जो निर्णय लेता है, लेकिन अंतिम फैसला हमारे देश के राष्ट्रपति के ही होते हैं। जो हमारा टॉपिक आया है न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? कहते स्वतंत्रता संग्राम केवल ब्रिटिश शासकों से मुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसे युग के सूत्रपात के लिए था जिसमें स्त्री पुरुष को गरिमा की सुरक्षा रखा जाए, निर्धनता का जन्मूलन, सभी प्रकार के शोषण की समाप्ति हो। इसलिए लक्ष्य पूर्ति प्रस्ताव एवं प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने सभी भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता के प्रावधानों की घोषणा जो 40% आदर्शों के रूप में किया था। उसके पश्चात हमारा अगला है जो है न्याय। कहते हैं न्याय लोगों की आधारभूत सुविधाएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास प्रदान करने के साथ साथ उनके निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बनाता है तथा उन्हें जो गरिमा युक्त जीवन बिताने के अवसर भी और आर्थिक व राजनीतिक न्याय एवं प्रतिनिधि जो है प्रजातंत्र के रूप में प्रदान भी करता है। सामाजिक आर्थिक न्याय जो है आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपके लिए रहेगा। अगर बात करें हम स्वतंत्रता का, तो कहते हैं प्रस्तावना में विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है, और संविधान में इस प्रकार की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के द्वारा सुनिश्चित भी किया गया है। जरूरतों की स्वतंत्रता की गारंटी मौलिक अधिकार से नहीं है, परंतु इसके बारे में निर्देशिक सिद्धांत और राज्यों में कुछ निर्देशक दिए भी गए हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है समानता। कहते समानता की आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा का तत्व माना जाता है। संविधान निर्माताओं ने समानता को आदर्श को असीमितता के रूप में प्रस्तावना में शामिल भी किया था। असमानता के सभी प्रकार, चाहे वह शासक तथा शासित के आधार पर हो या जाति या लिंग के आधार पर हो, दूर किए जाने चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को सामान्य व्यवहार करना चाहिए तथा कानून का सामान्य संरक्षण भी मिलना चाहिए। जाति, वंश, जन्म, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी तरह अवसर की समानता का अर्थ है प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने जन्म की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बावजूद अपनी प्रतिभा का विकास के लिए व्यवसाय को अपनाने का सामान्य जो है अवसर उपलब्ध होगा। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको पता ही है कि भारतीय संविधान में ये बात साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के जाति, वंश, जन्म, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तियों को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, सामान्य सभी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें गरिमा, बंधुता, एकता और अखंडता। देखिए ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे हैं, और इसका अर्थ देखिएगा तो बहुत ही अलग अलग आपको प्राप्त होगा। अगर बात करें हम भारत की बहुभाषीय, बहुसंस्कृति और बहुधार्मिक समाज की पृष्ठभूमि तथा देश के विभाजन के ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माता एवं जो है नव स्वतंत्र राष्ट्र की एकता अखंडता के प्रति अत्यधिक चिंतित थे।
विभिन्न धार्मिक, भाषाई, संस्कृति एवं आर्थिक समुदाय में समरस समानतापूर्ण जो है सह अस्तित्व के लिए इसी एकता अखंडता की आवश्यकता थी। इसी अवस्था के कारण जो है प्रस्तावना में व्यक्तियों की गरिमा, जनता में बंधुता और भाव, राष्ट्र की एकता अखंडता के स्थान दिया गया था। यानी देखा जाए तो कहते हैं कि भाषा और धर्म, संस्कृति ये किसी भी देश की गरिमा, जनता के जो बंधुता के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो समानतावादी जो है एक फैक्ट के रूप में दिखाया गया है, जहाँ एक ऐसा समाज जो अपने सभी सदस्यों की आवश्यकता के बारे में जागरूक हो। कहते हैं कि समाज जो होगा प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता के बारे में जागरूक होगा, उसे हम समानतावादी ही कहेंगे। यानी समानतावादी के आप बारे में जान चुके हो कि कोई भी समाज जो अपने सदस्यों की आवश्यकताओं के बारे में जानता है, उसे हम समानतावादी कहते हैं। समानतावादी राज्य की आशा की जाती है कि वह अपने नागरिकों के बीच असमानताओं को कम करेगा, यानी असमानताएं जो है समाज में नहीं होना चाहिए, तथा सभी को न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा भी करेगा। तो इन सब बातों को यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रस्तावना में एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाया भी गया था जो लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष के लिए था, इसलिए समानतावादी है। इसलिए प्रस्तावना का संविधान का एक हिस्सा नहीं होने के बावजूद भी न्याय संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना को एक विशेष आदर देते हैं। तो समानतावादी तो आप समझ ही गए हो कि कोई भी समाज अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की जागरूक हो, उसे ही हम समानतावाद को जो है मान्यता देते हैं। इसमें जो यही बात दर्शाया जाता है कि नागरिक के साथ कोई भी असमानताएं कि जो है भेदभाव अपने समाज में नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को एक सामान्य अधिकार एवं कहते हैं सारी अपॉर्चुनिटी सामान्य मिलने चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ संविधान की मुख्य विशेषता के रूप में है। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत का संविधान जो है सबसे विस्तृत है और सबसे बड़ा है। अभी तक आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा भी है और अगले अनुच्छेद में आप भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता के बारे में पढ़ेंगे भी। कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावना जो है संबंधित है तथा संविधान में जो है उल्लेखित आदर्शों और उद्देश्य के प्रति जो निर्माताओं के विश्वास को भी दर्शाता है। सबसे पहली बात यहाँ पर यही आता है कि लिखित संविधान, भारत का संविधान जो है लिखित संविधान के रूप में लिया गया। भारतीय संविधान मुख्य रूप से एक लिखित संविधान के रूप में है और एक लिखित संविधान निश्चित समय सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है तथा एक दस्तावेज के रूप में किसी सुनिश्चित तारीख को अपनाया भी जाता है। देखा जाए तो भारत के संविधान के तैयार करने में काफ़ी समय लगा था, यानी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन का समय अवधि लगा था। कहते हैं ये बहुत बड़ा संविधान के रूप में था और इसे 26 नवंबर 1949 को जो अंकित किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो इसमें अगर आप कन्फ्यूज़न इस बात के लिए हो गए कि इसको 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया, तो इसके विषय में अगर आपने जैसे पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो समझ में रहा होगा कि ये जो था इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो है पहला हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसी दिन को याद रखने के लिए जो संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को ही इसको लागू किया। इसके विपरीत अलिखित जो है संविधान क्रमिक विकास का परिणाम होता है और ये सदियों तक विकसित रीति रिवाज और परंपराओं एवं कानूनी पर आधारित होता है। ब्रिटेन के संविधान विकसित तथा अलिखित संविधान के स्वच्छ उदाहरण है। अगर हम ब्रिटेन संविधान की बात करें तो वो विकसित जरूर है लेकिन अलिखित संविधान है। भारत के संविधान में योजना आयोग का उल्लेख भी किया जा सकता है और देश के नियोजन तथा विकास के संबंधित यह जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में है। योजना आयोग मार्च 1950 में स्थापित हुआ था जो न तो संसद के किसी कानून द्वारा हुआ है और न ही संविधान के किसी हिस्से में इसके बारे में कोई भी बात वर्णित है। यह मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से ही स्थापित हुआ है और विश्व में सबसे अधिक विद्य यानी संविधान भारत का ही संविधान है। विहद का मतलब होता है कि सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का ही संविधान है। भारत के आरंभिक संविधान में देखा जाए तो 395 अनुच्छेद है तथा 8 जो है अनुसूचित है, जबकि अमेरिका के संविधान जब बनाई गई थी उस समय सिर्फ 7 अनुच्छेद थे। अभी के समय जो है 23 अनुच्छेद के रूप में बदल चुका है। तो कहते हैं संशोधित करके कुछ ही बढ़े हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत का संविधान बहुत विस्तृत और बहुत ही जटिल है। हमारा जो टॉपिक आया है कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। देखिए, भारतीय संविधान जो है कठोरता एवं लचीलेपन की सम्मिश्रण का जो है अनूठा उदाहरण है। कहते हैं संशोधन प्रक्रिया के आधार पर एक संविधान को कठोर अथवा लचीला कहा जा सकता है। कठोर संविधान को आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के संविधान कठोर संविधान के श्रेणी में आते हैं और वहाँ पर कोई भी जो है संशोधन होने के लिए बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है।
कहते हैं जब संविधान अमेरिका में बनाई गई थी तो उसमें 7 ही जो था अनुच्छेद था। अभी तक जो बढ़ के जो है 23 तक ही पहुंचा है। लेकिन अगर भारत का देखा जाए तो कई हद तक जो है 395 जो है संशोधन हो चुका है और न जाने कितने जो है संशोधन भी हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत का संविधान जो है वो लचीला है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के संविधान जो है काफ़ी कठोर है और इसको जो है संशोधन करना बहुत ही दुर्गम कार्य है। क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लचीला है क्योंकि उसकी संशोधन प्रक्रिया आसान व साधारण है। भारत के संविधान में संशोधन की 3 विधियां दी गई है। पहली विधि के अनुसार संशोधन साधारण बहुमत द्वारा ही होती है, जिसमें संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के संशोधन किया जाता है और इसके बाद राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी विधि में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह संशोधन सदन के दोनों सदनों के कुल सदस्यों तथा प्रत्येक सदन के 2/3 उपस्थिति सदस्य के जो है मतदान के द्वारा पारित भी किया जाता है। और तीसरी विधि में जो है विशेष बहुमत जो है दूसरी विधि में लिखा है को अलावा 50% राज्य के विधानसभाओं द्वारा भी पारित होना आवश्यक होता है। इसलिए आपने देखा ही होगा कि भारतीय संविधान संशोधन में साधारण से लेकर कठोर प्रक्रिया को भी संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार अपनाया जा सकता है। उसके पश्चात हमारा जो है भारत का देखा जाए तो संघात्मक राज्य व्यवस्था है। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया भी गया है और संघीय व्यवस्था में 2 संसद सत्रों को पर सरकार होती है। कहते हैं पूरे देश की एक सरकार होती है जिसे संघ अथवा केंद्रीय सरकार कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है प्रत्येक इकाई अथवा राज्य की भी एक सरकार होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक सरकार है जबकि इंग्लैंड में एकात्मक सरकार की व्यवस्था की गई है। एकात्मक जो प्रणाली में संपूर्ण देश की एक ही सरकार होती है जिसमें शक्ति केंद्रित होती है। भारतीय संविधान में संघीय राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें राज्य की सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। भारत में संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के नाम से 3 सूचियां दी गई है। 8वें भाग में इन सूचियों का विस्तार से उल्लेख भी किया गया है और इस संविधान के आधार पर भारत की संसदीय व्यवस्था भी कहा जा सकता है। यद्यपि भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार का अधिक प्रशासनिक, वैधानिक और वित्तीय और न्यायपालिका संबंधी शक्तियां भी दी गई है। तो भारत जो है देखा जाए तो यहाँ पर हर तरह की शक्तियां जो है विद्यमान है। लेकिन अगर अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ पर सारी शक्तियां जो होती है राष्ट्रपति के अंतर्गत ही होता है या कांग्रेस के पास होती है या उच्च न्यायालय के पास होती है। यानी अगर अमेरिका के संविधान जो है 3 शक्तियों के अंतर्गत ही कार्य करती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये 3 के अतिरिक्त भी बहुत सारे जगह पर शक्ति जो है बंटवारा हो जाती है। तो कह सकते हैं कि भारत में जो है देखा जाए तो प्रशासनिक, विधानिक, वित्तीय और न्यायपालिका समेत शक्तियां सब प्रदान किया गया है। भारत में कल्पित एकात्मक तत्व भी मौजूद होता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक अर्धनात्मक संरचना वाला देश है। यदि बात हम करें अर्ध संघात्मक का क्या अर्थ है, देखिए अर्ध संघात्मक इसका अर्थ है कि 2 सपक्ष सरकार यानी केंद्रीय तथा राज्य के सरकार होने के बावजूद केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। देखिए केंद्र में भी शक्ति होती है, राज्य में भी शक्ति होती है और केंद्र सरकार जो होती है पूरे देश को कंट्रोल करती है। तो इसका मतलब है अर्ध संघात्मक सरकार का यही अर्थ निकलता है। न्यायपालिका की स्वच्छता भी संघ शासन की अनिवार्य विशेषता होती है जिससे संविधान की व्याख्या निष्पक्ष हो सके। भारत में संविधान की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है संसदीय लोकतंत्र। कहते हैं भारत में संसदीय लोकतंत्र का प्रावधान किया गया है और इसे ब्रिटिश शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र में विधानमंडल तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध माना गया है और मंत्रिमंडल का चयन विधानमंडल से होता है और मंत्रिमंडल विधायक के प्रति उत्तरदायी भी होता है। इसलिए मंत्रिमंडल के अध्यक्ष और विधानमंडल का विश्वास प्राप्त रहने तक ही जो है पदासीन रह सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिमंडल का विश्वास प्राप्त रहने तक ही अपने पद पर रह सकता है। सार्वजनिक तौर पर अध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। भारत में राज्य का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति जो है सिर्फ नाम मात्र के यहाँ राष्ट्रपति होते हैं। उनके सारे कार्य प्रधानमंत्री के अंतर्गत किया जाता है। सार्वजनिक तौर पर उसके बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त है परंतु वास्तव में वो इसका प्रयोग कभी नहीं करता है। प्रधानमंत्री नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की ही इन शक्तियों का प्रयोग करता है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति का कार्य करता है। यानी देखा जाए तो भारत में जो
राष्ट्रपति अध्यक्ष तो होते हैं लेकिन उनका जो है कार्यप्रणाली नहीं रहता है, यानी ये नाम मात्र का ही होता है। सारी शक्ति जो होती है प्रधानमंत्री के पास होता है और ये प्रधानमंत्री जो है अपने कैबिनेट मिनिस्टरों को ये शक्तियां जो है बांट देते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा संसदीय लोकतंत्र में जो है प्रावधान किया गया। टॉपिक आता है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित अधिकार दिए गए हैं जिसमें वो अच्छी जिंदगी जी सके। लोकतंत्र में सभी नागरिक बराबर अधिकार रखते हैं। भारत का संविधान इन अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान भी करता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसे आप अगले पाठ में विस्तार पूर्वक जानोगे। मौलिक अधिकार न्याय योग्य एवं न्याय द्वारा सुरक्षित होते हैं, यानी सारे के सारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो उच्च न्यायालय द्वारा जो है संरक्षित किया जाता है। इस अधिकार को उल्लंघन की स्थिति में हम न्यायालय में जा सकते हैं और वहां पर अपनी फरियाद रख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था और इसमें अभी नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य की सूची भी दी गई है। अधिकार राज्य द्वारा व्यक्तियों को दी हुई सुविधाएं हैं तथा कर्तव्य नागरिक द्वारा पूरे किए जाने वाले उत्तरदायित्व भी है। हमारा जो अगला टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। देखिए ये टॉपिक कई मायने में एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो हर बच्चे जो कि 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि इसको नोट डाउन भी कर लेना और अच्छे से समझना, और बीए वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कहते हैं राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत क्या है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत हमारे संविधान की अनूठी विशेषता है। यह सिद्धांत हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी ये संविधान जो है नीति निर्देश सिद्धांत है ये कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से राज्य को नीति निर्देश सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया था। अब देखिए 2 बात यहाँ पर आ गया है कि ये संविधान कहाँ से ली गई थी, आयरलैंड से ली गई थी, और ये जो है इसका क्या कार्य है, तो ये जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से इसको जो है हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया था। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का जो उद्देश्य कल्याणकारी राज्य स्थापित करने से है, यानी देश में जो है राज्य को सिर्फ नीति निर्देश सिद्धांत का यही कर्तव्य है कि वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके, जहाँ समूचा धन कुछ ही लोगों के हाथों में इकट्ठा न हो सके, क्योंकि कुछ ही लोगों के इकट्ठा हो जाने से देश जो होगा बिल्कुल ही ख़त्म सा हो जाएगा। इसके बाकी जो विस्तार पूर्वक अध्ययन है हम जो है नीति निर्देश सिद्धांत के अगले चैप्टर में करेंगे, जो कि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके पश्चात हमारे समझ आता है एकीकृत न्याय प्रणाली। देखिए एकीकृत न्याय प्रणाली का मतलब ये होता है कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है और सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि अदालत है। इसके अधीन उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय की देख रेख तथा उन पर नियंत्रण भी रखता है, और इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका एवं पिरामिड की तरह कार्य करता है, जिसमें अधीनस्थ जो है न्यायालय आधार पर स्थित है, उच्च जो है न्यायालय जो है मध्य में, सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर स्थित होता है। अगर बात करें हम उच्च न्यायालय के तो ये जो होता है सबसे ऊपर शीर्ष पे स्थित होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापक पालिका के प्रभाव से भारतीय न्यायपालिका में बिल्कुल ही स्वतंत्र है। जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति उसके योग्यता के आधार पर होती है तथा इसमें आसानी से नहीं हटाया जा सकता। अब न्यायपालिका स्वतंत्रता के बारे में जो है 12वें अध्याय में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इंतजार कीजिए कि कब जो है 12वां अध्याय आप में जो है अपलोड होता है, तो उसको जरूर आप देखना मत भूलिएगा। उसके पश्चात हमारा आता है अगला टॉपिक इकहरी नागरिकता। कहते हैं संघीय राज्य में आमतौर से नागरिक दोहरी नागरिकता का लाभ उठाते हैं, यानी देखा जाए तो संघीय राज्य में दोहरी नागरिकता की प्रावधान है जैसे कि अमेरिका में है, लेकिन भारत में केवल इकहरी नागरिकता ही दी जाती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी भी स्थान पर निवास करता हो या किसी भी स्थान पर उसका जन्म हुआ हो। यानी आप भारत में रहते हो तो आपको एक ही जगह की नागरिकता लेना पड़ेगा। कहते हैं वह राज्य जैसे झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं हो सकता है, यानी झारखंड का हो, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं हो सकता जहां वह संबंधित है। वह किसी भी राज्य का हो परंतु वह भारत का ही नागरिक कहलाएगा। यानी राज्य के हिसाब से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, सिर्फ आप जो हो भारत के नागरिक हो, यही आपका होना चाहिए विचारधारा। भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी नौकरी करने का अधिकार है तथा वह सभी अधिकारों को भारत के किसी भी हिस्से में उपभोग कर सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सार्वभौमिक जो है व्यस्त मताधिकार। कहते हैं व्यक्ति एक वोट, यानी एक व्यक्ति एक वोट।
के आधार पर भारतीय लोकतंत्र कार्य करता है और भारत का 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक नागरिक जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति एवं संपत्ति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का अधिकार रखता है। सार्वभौमिक जो है व्यास मताधिकार के द्वारा भारतीय संविधान जो है राजनीतिक समानता प्रदान भी करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आपातकाल की व्यवस्था। कहते हैं संविधान निर्माताओं ने यह पूर्व अनुमान लगाया था कि कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब सरकार सामान्य रूप से कार्य न कर सकती हो। ऐसी स्थिति में कार्य करने के लिए संविधान में आपातकालीन व्यवस्था की गई है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं: युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा देश के अंतर्गत सशक्त विद्रोह के कारण आपातकाल की स्थिति, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल, वित्तीय संकट के कारण आपातकाल। आपातकालीन प्रावधान के बारे में जो है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपातकाल की व्यवस्था 3 टाइप्स की होती है, एक युद्ध और बाहरी आक्रमण के द्वारा, और दूसरा जो होता है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने से, और तीसरा जो है वित्तीय संकट। कहते हैं भारत में वित्तीय संकट तो आज तक कभी आई नहीं और नहीं आ सकती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। अगला चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है, मन से लगा है, दिल से लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन एक बात जो आपके ज़रूरी होता है वो ये होता है कि आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है और अपने मोबाइल पे इसको सेव भी करना है। देखिए, अगर मोबाइल पे अगर सेव नहीं कीजिएगा तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा नहीं, तो इसलिए सब्सक्राइब करना आपके हित में है। कहते हैं अगर आप बाद में कहीं भी जाओगे, कोई टॉपिक ढूंढोगे, तो ये मेरा टॉपिक पहले नहीं आएगा, आपको कोई और जो इंस्टीट्यूट या कोई भी और टीचर का जो है आपको समक्ष आएगा वीडियो। तो आप मेरे वीडियो से अनभिज्ञ रह जाओगे, आपको सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आपको इसीलिए जो है सब्सक्राइब करके चैनल को रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सब्सक्राइब करके आप रखोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो है हर जो है लेसन यानी हर एक टॉपिक को जो है एक तरफ से ही बनाया गया है, चाहे सोशोलॉजी का हो, चाहे पोल साइंस का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे मैथ का हो, एक साइड से ही बने हुए हैं। तो आप उस जगह जाके जो है वीडियो वाले पे देख सकते हो कि सारी चीज़ें व्यवस्थित है। तो वहाँ से आप कोई भी टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसके आप क्या करोगे, अपने मोबाइल पर कहीं सेव कर लोगे, जिससे जब चाहो आप उसको देख के जो है आप सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हो।